बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 समय समय की हवा। ये एक कहानी है। ये एक कहानी है एक ऐसे गांव की जिसमें कि एक किसान रहता था, है ना। किसान को क्या है कि खेती करते हुए जमींदार के यहाँ पे कलश मिलते हैं मोहरों के, वो उन्हें लेकर जमींदार के पास जाता है। लेकिन जिस समय मतलब समय समय की बात देखिए कि वो समय ऐसा था जब जमींदार उसे कहता है कि नहीं, ये तुम्हारी मेहनत का फल है, तुम अपने पास रखो। किसान कहता है नहीं, ये आपके खेत से निकली है, आप इसे अपने पास रखिए। दोनों में केवल उन कलशों को लेकर ही बहस होती रहती है। पंच किसान को कहते हैं कि तुम्हारी मेहनत का फल है, तुम रखो। मतलब इसमें ये बताया उस समय जो है कोई लालच नहीं था लोगों को, है ना। एक दूसरे का इतना भला चाह रहे थे। कोई ईर्ष्या, द्वेष, अंदर लालच के हम हड़प लें, हम हमारा है, कुछ भी नहीं। पंच बोलते हैं तुम्हारी किस्मत का है, ये तुम रखो। फिर जो किसान है वो फिर भी नहीं मानता कि नहीं नहीं, ये तो उनके खेत से निकली है। फिर वो जाता है राजा के पास। राजा को कहता है कि आप सरकारी खजाने में ले लो। तो वो बोलता है नहीं नहीं, ऐसे तो कैसे प्रजा की का हक मैं सरकारी खजाने में ले लूं, ये तुम्हें मिला है, तुम रखो। मतलब राजा भी भला चाह रहा है, लोभी नहीं है। फिर वो राजा से कहता है कि ठीक है, मैं ऐसे यूं करता हूँ, इन्हें वापस वहीं पे गाड़ देता हूँ, इतनी माथापच्ची क्यों है। वो उन्हें गाड़ देता है। एक समय ये बताया है इसमें कि लालच नहीं है। दूसरा समय बताया है इसमें कि जब किसान के लड़का होता है, वो जो है चुपचाप से उसे खोद करके निकाल लाता है। जमींदार का जो लड़का है उससे बहस करने आता है कि ये हमारी जमीन से निकले हैं, ये दे दो हमें, ठीक है। तो वो लड़का बोलता है कि नहीं, ये मैं नहीं दूंगा, मेरे पिताजी इतनी बड़ी बेवकूफी कर चुके हैं, मैं थोड़ी ना करूंगा। हमारी मेहनत का फल है ना, हमने खोद कर निकाला था, हमारा है, इसलिए हम खोद कर वापस लिए आए। उन्होंने गाड़ दिया था, हमने लिया है। तो जमींदार का बेटा जो है बड़ा गुस्सा होता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। दोनों पक्ष पंचों को मनाते हैं कि ये हमारे पक्ष में बोले, हमारे पक्ष में बोले। पंचों की मौज हो जाती है क्योंकि दोनों तरफ से पैसा खाते हैं वो, ठीक है। तो दूसरा समय इसमें यह बताया है कि लालच। तीसरा समय जब किसान के पोते होते हैं, है ना, और जमींदार के पोते होते हैं, वो समय ऐसा बताया है कि लालच के अंदर लोग एक दूसरे को मार काट देते हैं, है ना। पोते जो है, जमींदार का पोता वो जाता है किसान के पोते के पास में, वही कि कलश लेने की बहस होती है। नहीं मानता तो वो तलवार से उसकी गर्दन काट देता है। किसान के और पोते होते हैं, वो निकल के आते हैं और उसकी जमींदार के पोते की भी गर्दन काट देते हैं। तो ये 3 समय बताए गए हैं। जो इसका शीर्षक है ना, समय समय की हवा, के समय के साथ साथ हवा बदलती रहती है। आज जो समय है ये जरूरी नहीं कि कल हो, और कल जो समय है ये जरूरी नहीं वैसा ही समय उसके अगले पल हो, है ना। इंसान बदलते हैं समय के साथ साथ। जो पहले इंसान थे वो आज नहीं है, और जो आज इंसान है वो कल नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में एक छोटी सी कहानी के रूप में आपको बताया है। प्रस्तावना। प्राचीन काल में लोग सच्चाई और ईमानदारी पर मरते थे, मगर जैसे जमाना बदला, लोभ, स्वार्थ और हिंसा का बोलबाला हो गया और हमारे सामने आधुनिक युग प्रस्तुत है। ये देखिए, इसमें पहले ही बता दिया गया है, जो पहले समय में लोग थे ना, वो सच और ईमानदारी पर रहते थे। फिर समय बदला और लालच, अपनी भलाई चाहना, स्वार्थ और हिंसा ने ले लिया, और हमारे सामने ये वाला युग प्रस्तुत है। परिकल्पना। आज के युग में अधिकांश लोग किस प्रवृत्ति के शिकार पाए जाते हैं और क्यों? आज के युग में कैसे लोग मिलते हैं? बहुत कम आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि दूसरों की भलाई सोचेंगे, उनके मन में लालच नहीं होगा। वरना अधिकतर लोग यही होते हैं कि हम अपनी भलाई पहले करेंगे, दूसरे की भलाई बाद में करेंगे। और लालच लालच लोगों में अथाह हो गया है। आप देखिए कि घर घर में आप देखते हैं, खूब खबरें आती है न्यूज़पेपर्स वगैरह में कि लोग जो है भाई भाई को काट देता है। किसके लिए? केवल पैसे के लिए। अगर जायदाद का बंटवारा हो रहा है या किसी ने कुछ ज्यादा ले लिया, आजकल तो लोग बातों बातों में ही एक दूसरे को मार देते हैं, है ना, कि उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया।
तो पैसा तो बहुत बड़ी बात है। उद्देश्य मानवीय स्वभाव की समयगत प्रतीता से परिचित कराना, कि मानवीय स्वभाव की जो गरिमा है उससे समय समय के अनुसार जो आई है उससे अवगत कराना। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की यह कहानी, समय समय की बात। समय की बात समय के साथ। किसी समय की गोद में एक सुखी संतोषी गांव बसा हुआ था। अपने अपने घर और अपने अपने दरवाजे होते हुए भी गांव की चौपाल एक थी। सभी घरों में बुजुर्ग और नौजवान ब्यालू से निपटते ही अलाव के चारों तरफ बैठकर घरेलू बातें करते थे। ब्यालू होती है शाम का खाना। अलाव होता है, आपने देखा होगा ना, एक जगह आग जला ली जाती है और चारों तरफ लोग बैठते हैं। पुरानी बातों के झपाटे उड़ते थे। बातों के झपाटे यानी कि जब हम बात करने बैठते हैं ना, पुरानी बातें जो वाद विवाद चलते हैं वो। हंसने की बात सुनकर हंसते थे, दुख की बात सुनकर आहें भरते थे। किसी का भी मुंह झूठ और छल कपट की वाणी सीखा हुआ नहीं था। सच्ची बात कहते थे और सच्ची बात सुनते थे। घर घर चूल्हे में मंद मंद आंच तो जलती थी, मगर किसी भी कोने में आग लगी हुई नहीं थी। बूते की कामना और बूते का काम। बूते की कामना होती है सामर्थ्य के अनुसार, है ना, और बूते का काम होता है कि मेहनत से काम करना। नीचे धरती और ऊपर राम। उन्हें मतलब पहले के लोग ये थे, अपने हिसाब से काम करते थे, ईमानदारी से काम करते थे, मेहनत से काम करते थे। उन्हें नीचे तो उनके लिए धरती थी और ऊपर जो आसमान में है वो भगवान होते थे। मुट्ठी में समय, इतनी ही जरूरतें थी। मुट्ठी में समय का अर्थ होता है कि वो जो है एकदम मतलब समय के अपनी मेहनत का ही खाते थे। पेट के लिए रोटी, पीने के लिए पानी, पहनने को कपड़े, रहने को मकान। सूर्योदय से पहले ही घर घर में रोशनी फैल जाती थी। उस गांव के जमींदार ने अपनी जमीन किसान को खेती के लिए सौंपी थी। किसान ने लगान देने की खातिर बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार किसी भी कीमत पर राजी नहीं हुआ। किसान ने ज्यादा मगजमारी की तो जमींदार बोला, मगजमारी यानी कि बहस करना, तो जमींदार बोला उसके पास काफी जमीन है, मरने पर साथ तो ले जाने से रहा, जो तो वो कमाओ और खाओ। किसान ने एक ही दिन खटपट निपटाने के लिए चौपाल में बात चलाई तो बस्ती के सब लोग ने जमींदार की बात ही रखी। संयोग का खेल कि एक दिन जमींदार को जमीन से झाड़ियों की जड़ें निकालते समय किसान को मोहरों से भरा एक कलश नजर आया। चारों ओर से उकेड़ने पर एक एक करके 7 कलश हाथ लगे। काम छोड़कर किसान ने तुरंत बैल जोते, गाड़ी पर 7 कलश रखे और तपती दोपहर में जमींदार के घर की तरफ चल पड़ा। जमींदार ने दूर से ही गाड़ी को आते देखा तो मन ही मन किसान पर नाराज हुआ। साफ इनकार करने के बावजूद भी लगान की गाड़ी जोत कर लाया तो लाने दो, अच्छी तरह खबर लूंगा। बस्ती की हिम्मत हुई तो हुई कैसे। लेकिन गाड़ी पर कलश देखकर उसका गुस्सा कुछ ठंडा पड़ा। मुस्कुराकर पूछा, यह फिर क्या नई मुसीबत ले आया। किसान ने भी उसी तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लगान न लेने की हैकड़ी तो निभ गई। हैकड़ी यानी कि अकड़, पर अब यह मुसीबत तो कबूल करनी ही पड़ेगी। ढक्कन उघाड़ने पर जमींदार ने चमचमाती मोहरे देखी तो आश्चर्य से पूछा, बाजरे की जगह खेत में मोहरे पैदा हुई है क्या। पैदावार की बात करने पर तो फिर वही लगान वाली कहानी फंसेगी, इसलिए तुरंत जमींदार की बात काटते हुए कहने लगा, इससे पहले भी किसी के खेत में मोहरे पैदा हुई है। जड़ें निकालते समय यह 7 कलश हाथ लगे हैं, सो कबूल करो। जमींदार की त्योरी चढ़ गई, बोला, तेरे हाथ लगे हैं, तू रख ले, मेरे यहाँ क्यों लाया।
किसान ने भी कड़ाई से जवाब दिया, जमीन तुम्हारी है इसलिए लाया, आंखें दिखाने की जरूरत नहीं, मुझे काम के लिए देरी हो रही है। शराफत से चुपचाप कलश कबूल करके मेरा फंदा काटो, लगान वाली बात निभ गई सो ही बहुत है। जमींदार आत्मीयता के स्वर में मीठी उल्हाना देते हुए कहने लगा। उल्हाना यानी कि उसे हम कहते हैं ना किसी को उल्हाना देना, कि किसी को उल्हाना मतलब किसी को किसी बात के लिए कसूरवार हम कह सकते हैं, उसे व्यंग करते हुए, है ना। तो उसने कहा, देख तू फिर अन्याय की बात कर रहा है, जड़ें निकालते समय कलश तेरे हाथ लगे हैं तो मैं कैसे कबूल कर सकता हूँ, मेरी अकल तो अभी तक ठिकाने है। अगर अकल ठिकाने होती तो यूं तुरंत नहीं करते, ऐसी अबूझ बात तो कोई बच्चा ही भी नहीं करता। अबूझ यानी कि बिना समझ की। जब खेत तुम्हारे हैं तो कलश भी तुम्हारे हैं, इसमें ऐसी कपट की क्या बात है। जमींदार व्यंग करते हुए बोला, सारे इलाके की अक्ल का तू ही अकेला ही इजारेदार, इजारेदार होता है ठेकेदार, के सारे गांव की अकल का तू ही ठेकेदार दिखता है। ऐसी बेवकूफी की बात सुनकर बस्ती के लोग हंसेंगे, फिर भी पंचायत बैठाने के लिए मेरी ना नहीं है। किसान ने कुछ तड़पते हुए जोर से कहा, तुम्हारी ना क्यों होगी, मेरी ना है। गरीब के साथ कोई भी अन्याय नहीं करता, पंचायती के लायक बात हो तो पंचायती भी कराए। जमींदार तैश में आकर कहने लगा, तेरे कहने से क्या होगा, कैसे पंचायती की बात नहीं है। उस दिन मेरे खेत में तुझे कर्चा गड़ा था, कर्चा कांच का टुकड़ा, तब मेरा पांव तो बेकार नहीं हुआ। बता, चौमासे में मेरे खेत पर काम करते समय तुझ पर बिजली गिरे तो तू मरेगा या मैं। मुझ पर बिजली गिरेगी तो मैं ही मरूंगा, खेत मेरा है तब मुझे मरना चाहिए। बता, मेरे खेत में काम करते हुए अगर तुझे सांप काट खाए तो उसका जहर मुझे चढ़ेगा या तुझे, बोल। ठीक है, जमींदार वो पूछ रहा है उससे सारी बातें। अब इन उल्टी सीधी पहेलियों में मत उलझाओ, तुम पर अच्छा खासा विश्वास करके मैं यहाँ आया हूँ। मैं जानता हूँ कि पंचायती होने पर मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा। वो इसलिए कह रहा है कि पंचायत उसे कहीं ना खबर, मतलब पहले के लोग ऐसे थे कि भला चाह रहे थे, है ना, लालची नहीं थे। तो उसको पता था कि अगर पंचायत बैठेगी तो वो भी जमींदार की तरह से ही कहेगी कि तेरी मेहनत है, तूने खोदी है इसलिए तेरे पास रखी है। तब पंचायती क्यों करवाता है, चुपचाप ये कलश अपने घर ले जा, मैं कहीं भी चर्चा नहीं करूंगा। खूब चर्चा करो, मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ, उधार लिया हुआ मुंह हो तब भी ऐसी बात करते थोड़ी बहुत शर्म आती है। तुम्हारा माल मैं कैसे घर ले जाऊं, ये कलश जाने और तुम जानो। मैं तो यहीं गाड़ी छोड़कर खेत जा रहा हूँ, इतनी देर में तो मैं बाकी जड़ें निकाल लेता। खामखा बहस करना मुझे नहीं पोसता, यानी कि नहीं पछता। यूं कहते हैं ना, खामखा बहस में मैं अपना समय खराब नहीं करना चाहता, मुझे पछता नहीं है ये। और यह आखिरी बात कहकर वह वहां से चल पड़ा। जमींदार ने उसे पुकार कर कहा, देख बेकार की जिद करके मत जा, पछताएगा। फिर वो बोलता है, कोई बात नहीं। जमींदार का गुस्सा समाया नहीं, पर किसान नहीं माना। तब वह कर ही क्या सकता था। घड़ी डेढ़ घड़ी रात ढलने पर वहीं अलाव के पास पंचायत जमी। किसान की बात सुनकर पंचों ने भिड़ते ही उससे सवाल किया, ये कलश अपने आप उछलकर बाहर आए या तूने खोद कर निकाले। तब वो कहता है, किसान, निकाले तो मैंने खोद कर ही, कलश अपने आप उछलकर बाहर कब आते हैं। पंच मुस्कुराकर कहने लगे, तब तो यह न्याय तेरे अपने मुंह से ही हो गया कि तेरी मेहनत का फल तुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन गंवार किसान तब भी नहीं माना। पंचों के सामने वही हट करते कहने लगा, लेकिन जमीन तो मेरी नहीं है, दूसरे की जमीन में गड़ा धन लेने के लिए मेरा मन नहीं मानता। पंचों ने कहा, तेरे मन को मनाना हमारे वश में नहीं है, इंसाफ करना हमारे जिम्मे था जो हमने निपटा दिया।
धरती, पानी और हवा पर किसी का भी वश नहीं है। अगर तू ऐसा ही हरिश्चंद्र है, तब दूसरे की जमीन पर बहती हुई हवा में तुझे सांस भी नहीं लेना चाहिए। तो फिर वो किसान बोलता है, आप फरमाए तो नहीं लूं। पंचों ने कहा, लेकिन हम ऐसी उल्टी बातें क्यों फरमाएं? हमारा कहना मान, जब तक गाड़ने वाले का पता नहीं चले तब तक यह अमानत तू ही समान। अमानत यानी कि धरोहर, है ना, तब तक तू ही इसे संभाल। यह अमानत मेरे किस काम की? यह तो नींद बेचकर जागरण मोल लेना है। भगवान भगवान जाने किसने क्या आस करके ये मोहरे गाड़ी होगी। या तो दूध का दूध और पानी का पानी करना करो, वरना मुझे ये कलश राज्य के खजाने में जमा कराने पड़ेंगे। पंचों ने कहा, हमने तो अपनी समझ के अनुसार जो इंसाफ करना था सो कर दिया, तू न माने तो तेरी मर्जी। अब क्या हुआ, यहाँ तक पंचों ने, जमींदार ने उस किसान को खूब समझा लिया, लेकिन वो किसान नहीं माना। उसने एक ही जिद पकड़ रखी कि यह धन मेरा नहीं है, मैं नहीं रखूंगा, है ना। और अगर कोई आज के समय का व्यक्ति होता तो वो शायद वो बताता ही नहीं। जैसे किसान जो है जमींदार तक पहुंचा तो वो वहां तक जाता ही नहीं। तब वह किसान चटकते हुए बोला, जब इंसाफ का रास्ता ही नहीं जानते तो इंसाफ करने के लिए मुंह धोते ही क्यों हो। उसके बाद वह जिद्दी किसान सीधा राज दरबार पहुंचा। ध्यान से सारी बातें सुनने के बाद राजा ने कहा, जान माल की रक्षा करने के लिए मैं राजा बना हूं, तब तेरा माल छीनने का मुझे अधिकार ही क्या है? तूने बेकार ही जूते घिसे। गांव के पंचों ने तेरे साथ बेइंसाफी नहीं की। तू खुशी खुशी कलश अपने घर ले जा, तेरी मेहनत और तेरा ही फल। अब वो जो राजा के पास पहुंचा, राजा से जब उसने सारी बात कही, राजा भी लोभी नहीं था। वो कहता था, मैं तो रक्षा के लिए हूँ, यहाँ पे जान माल की रक्षा के लिए बैठा हूँ, मैं तेरा हक नहीं लूंगा, ये तेरी मेहनत का फल है और तू ही रख। राजा के मुंह से यह न्याय सुनकर किसान का मुंह फीका पड़ गया। अब वो सोच में पड़ गया कि भाई जमींदार नहीं माना, पंचों ने फैसला यही सुनाया, अब उनसे बड़ा तो राजा ही है, और राजा ने भी यही फैसला सुना दिया। वह कुछ दूसरी आस लेकर यहाँ आया था। किसान एक ही सुर में कहने लगा, आपका यह आदेश तो मैं हरगिज नहीं मानूंगा, और इन मोहरों का मैं क्या करूं, बेकार जगह घेरेंगी। आप नाराज ना हो तो मैं पंचों के सामने उसी जगह पर सातों कलश वापस गाड़ दूं। अब उसने ये निकाला कि भाई मैं तो इन पैसों को नहीं लूंगा, इन सिक्कों को नहीं लूंगा, है ना, और ना आप लोगों की बात मानूंगा कि मैं इसे रख लूं बिना फालतू में घर में जगह घेरेंगे। तो क्या मैं ऐसा करूं? फिर वो एक उन्हें विकल्प देता है कि मैं ऐसा करता हूं, मैं वापस ही को गाड़ देता हूं। उस वक्त की गोद में जैसे प्रजा थी वैसा ही उनका राजा था। जैसी प्रजा थी, ईमानदार, है ना, लालची नहीं थी, तो बिल्कुल वैसा ही राजा उनका था कि वो लालची नहीं था, ईमानदार था, भला चाहने वाला था। तो होठों पर मुस्कान छितराते हुए कहने लगा, जैसी तेरी मनसा, कि जैसी तेरी इच्छा। आखिर उस किसान की जो मंशा थी वही हुआ। तीसरे दिन सूर्योदय के वक्त बस्ती के लोग पास खड़े देखते रहे और उसने अपने हाथों उस जगह कलश वापस गाड़ दिए। उसने क्या किया, वो कलश वहीं गाड़ दिए सब लोगों के सामने। आप देखिए, लोग भी ऐसे थे कि कलश गाड़ते हुए देख रहे हैं, उन्हें पता है कि यहाँ पे सोना है ना, सिक्के हैं, मोहरे हैं, लेकिन उनमें से कोई वापस खोद नहीं रहा है उसे। आराम से लोग बिना किसी लालच के, लोग के, उसे देख रहे हैं कि हाँ भाई गाड़ रहा है ये। उसके बाद वक्त की ढलान पर वक्त की हवा निरंतर बिना सांस लिए बहती चली गई, बहती ही गई। हवा के उन थपेड़ों के आगे न तो वह किसान रहा, न वह बस्ती के लोग, और न वह राजा। वक्त की गोद में नई पीढ़ी अवतरित, यानी कि अवतरित मतलब कि अवतार लेना, यानी जन्म लेना, अवतरित हुई। नया राजा और नए पंच, नई पीढ़ी, नया ही खून। अब क्या हुआ, वक्त की हवा जो है बहती गई, ना वो ईमानदार किसान रहा,
ना ईमानदार पंच रहे, ना वो ईमानदार लोग थे बस्ती के, ना ही वो राजा था। सब चीजें बदल गई थी, सब नया हो गया था। राजा नया, पंच नए, है ना, किसान का बेटा आ गया, उधर जमींदार का बेटा आ गया। नई हवा में अभी तक वह पुरानी बात खुली हुई थी। एक दिन जमींदार का नौजवान बेटा उस किसान के बेटे के पास जाकर बोला, मेरे पुरखे तो बिल्कुल नासमझ थे, लेकिन मैं वैसा नासमझ नहीं हूँ। अब क्या है, वो जो बात थी कि वहां पे धन गड़ा हुआ है, वो बात अभी भी वही थी। तो जमींदार का बेटा जो है वहां जाके बोलता है किसान के बेटे से कि मेरी पुरखे तो नासमझ थी, मतलब जिनमें कोई समझ नहीं होती ना, नासमझ थी। वह आगे कुछ और कहना चाहता, लेकिन किसान का लड़का बीच में बोला, तो उसे रुकना पड़ा। किसान का लड़का मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए कहने लगा। मुस्कुराने की चेष्टा करना यानी मतलब हंसना तो चाहता था, लेकिन वो हंस नहीं रहा था। किसी को चढ़ाते हुए मुस्कुराते हैं ना, वैसे मुस्कुराया। आप क्यों नासमझ होने लगे? लेकिन मैं तो अभी तक अपने पुरखों की तरह वैसा ही नासमझ हूँ। हाँ, तू नासमझ है सो मैं जानता हूँ, तभी मेरे खेत से गड़े हुए कलश तू मुझसे बगैर पूछे छुपाकर रात को घर ले आया। किसान के बेटे ने मन ही मन सोचा कि हजरत खेत की जमीन टटोल कर आए दिखते हैं। कि हजरत मतलब कि पहले से जमींदार का बेटा जो है ना, खेत देख कर आया है कि मैं वहां से धन ले आया। वहां कलश हो तो मिले, होंगे तो मिलेंगे। सुमत सूझी जो 7 दिन पहले सारे कलश घर ले आया। सुमत यानी कि सुमति, बुद्धि, अच्छी बुद्धि, है ना। नहीं तो आज एक मोहर भी हाथ नहीं लगती। अब क्या हुआ, किसान का बेटा 7 दिन पहले ही वो कलश अपने घर ले आया था। अब दबाने से बात बिगड़ जाएगी। निसंकोच बोला, क्यों, इसमें पूछने की क्या बात है? खेत कोई मुफ्त में नहीं जोतता, तीसरे हिस्से का लगान चुकाता हूँ। जड़ें निकालते समय अगर सांप का खाता काट खाता तो मेरे बच्चे यतीम होते। आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता। अपनी मेहनत से खोदा धन अपने घर लाया, इसमें छुपाने की क्या बात है? दोनों में परस्पर बहुत दाताकसी हुई। दाताकसी यानी कि वाद विवाद। लेकिन जमींदार के लड़के की कुछ दाल न गली। आखिर धमकी देकर बोला, मैं भी देखता हूँ मेरे खेत में गड़ा धन तुझे कैसे पचता है। अब इस पर किसान का लड़का बोला, पचना वचना क्या ठाकुर, वह तो पच गया। दूसरे के माल की आस करने से काम नहीं चलता, आखिर तो पसीने की कमाई से ही पार पड़ेगी। लाल पीली आंखें निकालते हुए बस्ती के लोगों के सामने चिल्लाया। पंचों ने सोचा, ऐसी शानदार पंचायती तो मुश्किल से ही हाथ लगती है, काफी दिनों तक आते और उंगलियां चिकनी रहेगी। जमींदार के लड़के ने पंचों को घर बुलाया, काफी खातिरदारी की। किसान के बेटे को पता चला तो उसने भी पंचों को अपने घर बुलाया और उनकी मुठ्ठियां गर्म की। पंचों की राय फिर बदल गई। अब क्या हुआ, पंचों की मौज हो गई इसमें। उस समय के पहले वाले पंच नहीं थे। अब लड़के, किसान का जो लड़का था, उसने भी पंचों की के हाथ जो मुट्ठियां थी वो गर्म की, मतलब कि उन्हें धन दिया। और जमींदार का जो लड़का था, उसने भी अपने पक्ष में न्याय करवाने के लिए उनकी खूब खातिरदारी की। और पंचों ने सोचा कि ये जो मुद्दा उठा है काफी लंबा चलेगा, तो उनकी तो मौज है, इधर से भी पैसा कमाएंगे उधर से भी पैसा कमाएंगे। रात को नित पंचायत जुड़ती, आधी रात ढलने तक खूब थूक थूक उछलता। गांव में दो दल बन गए, आधे पंच खेत के मालिक के साथ, आधे किसान के साथ। सूत उलझा तो उलझा, लेकिन पंचों की मौज में किसी तरह की कोई कमी न थी। काफी दिनों तक सिर खपाने के बाद पंचों ने लगान के हिस्से माफिक मोहरे बांटने का फैसला दिया। लेकिन किसान का बेटा नहीं माना। उसने अपने पास सूरज के टुकड़ों की ताकत थी। उसके पास जो है सूरज के टुकड़ों की ताकत थी। सूरज के टुकड़ों की ताकत, सूरज के टुकड़े मतलब बुरी किस्मत। उसने फिर पंचों को अपने घर बुलाया और शानदार आवभगत की। यकायक जमींदार की हिमायती
फिसल गए। अब क्या हुआ कि उसने जो है फिर वापस पंचों को बुलाया, तो जो जमींदार की तरफ के लोग थे ना वो फिसल गए, मतलब कि वो जो है किसान की तरफ हो गए। बेहाड़ की जुबान, बेहाड़ की जुबान मतलब कि बिना हड्डी के, है ना, जबान में हड्डी नहीं होती, इधर से उधर मुड़ गई। बेचारे जमींदार ने खर्च खाते के बावजूद सब्र किया। अब ये जो है यहां पर दूसरा समय के लालच हो गया। पहला समय था जब लालच नहीं था, दूसरा समय आया जब जमींदार के बेटे को लालच, किसान के बेटे को लालच, पंचों के को लालच, लालच आया। अब क्या है, तीसरा समय आएगा। देखिए, वक्त की हवा फिर अपनी मस्ती में बही, खूब बही। गाछ वृक्षों ने के अनेक पात झड़े और अनेक कोपले फूटी। गांठ पीछे होता है पेड़ पौधों के, पेड़ पौधे सब बदले, नए अंकुर उगे, अनगिनत नदियों का पानी समुद्र में इकट्ठा हुआ, असंख्य सूरज उदित हुए, चोटी पर चढ़े और अस्त हो गए। फिर एक पीढ़ी ठिकाने लगी, कि ये वाली जो पीढ़ी थी ना दूसरी वाली, वो ठिकाने लगी कि अब वो चल दी है। नई पीढ़ी का नया खून नसों के भीतर उल्टी छाती चढ़ने लगा। नई हवा में अभी तक पुरानी बातें घुली हुई थी। ठीक है, नई पीढ़ी आई, लेकिन पुरानी बातें अभी भी थी, याद थी सबको। जमींदार का नौजवान दिलेर पोता नंगी तलवार लेकर किसान के घर पहुंचा, है ना, एकदम हिम्मत वाला जो पोता था उसका, दिलेर, जो डरता नहीं था किसी से। किसान का पोता भी ललकार सुनकर हाथ में फरसा लिए बाहर आया। कहा सुनी से जब निपटारा नहीं हुआ तो किसान के पोते के एड़ी से चोटी तक आग लग गई। पंजे के बल उचक कर किसान के गले पर भरपूर वार किया। अब देखिए तीसरी पीढ़ी आई है, तीसरी पीढ़ी में लालच तो है ही, लालच के साथ साथ हिंसा भी है। क्या किया किसान के पोते ने, वही उसी बात पर बहस हो गई किसान और जमींदार के पोतों के बीच में। अब क्या हुआ, जो जमींदार का पोता था उसने क्या किया, किसान के पोते पर तलवार से वार किया। गाजर मूली की तरह तलवार सपाक से गले के पार हो गई। कटा मुंड पैरों में आ गिरा। मुंड यानी कि ऊपर का ये जो हिस्सा होता है, सिर का हिस्सा, है ना, ये जब गर्दन कट जाती है तो ये जो हिस्सा होता है ना, ये मुंड। भाभी की चित्कार सुनकर मंझला और छोटा भाई बाड़े से दौड़े आए। दोनों के हाथों में दो लंबे तड़े थे। नौजवान जमींदार के गले में मंझले भाई ने तड़ा फंसाकर जोर से झटका दिया तो उसका गला आधा कटकर लटक गया। खून की फुहार से सारा बदन सरोबार होने लगा। अब क्या है, उसने तो तलवार से उसका सर काट दिया। अब क्या है, जब चित्कार मची तो उसके जो दो और भाई हैं वो आए, उनमें से एक ने क्या किया, जमींदार के पोते के गले में, है ना, तड़े थे और उनसे जो है उसको फंसाकर खींचा तो आधी गर्दन कट के लटक गई। उस गांव की धरती पर पहली बार पसीने की जगह खून की आकृति चित्रित हुई। गांव के पंच शामिल होकर राजा की शरण में पहुंचे। गड़े धन की बात सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। अब देखिए यहाँ पे कि वो तो थे ही लालची, अब यहाँ पे राजा का भी बता रहे हैं कि राजा ने क्या न्याय किया। पंचों ने इतने दिनों तक भेद छुपाकर क्यों रखा? गड़ा धन तो राजा का ही होता है। उसके आदेश से पंचों को 21-21 जूतों की सजा मिली। तत्पश्चात राज्य के घुड़सवारों ने घोड़े दौड़ाए, सो किसान के पचावे में छुपाए हुए कलश तुरंत सरकारी खजाने के हवाले किए। समय समय की हवा और समय समय की बयार उस सुखी और संतोषी गांव की जमीन पर जमीन हुई चौपाल उठ गई। घर घर आग की लपटें लपलपाने लगी। भगवान जाने यह बुझेगी कि नहीं। समय की बात समय के साथ। अब क्या हुआ कि राजा जो था उसने कहा, पहले वाला राजा था कि
उसने किसान को कहा कि तुम्हारे भाग्य का है, तुम्हारी मेहनत का फल है। ये राजा था जिसने कि उन्हें ही दोष दिया कि पंचों ने ये बात छिपाई, उन्हें सजा मिली और उसने सारा जो धन था वो सरकारी खजाने में ले लिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर है ये पाठ हमारा पूरा होता है। इस पाठ में 3 पीढ़ियां दिखी है हमें। उन तीनों पीढ़ियों में हमने देखा, पहली पीढ़ी में कोई लालच नहीं था, ईमानदार थी। दूसरी पीढ़ी जो थी लालची है थी। तीसरी पीढ़ी लालच के साथ साथ हिंसक भी थी, है ना, हिंसा की उन्होंने। ठीक है बच्चों, अब हम इस पाठ के जो है शब्दार्थ देखते हैं। ब्यालू, शाम का भोजन, अलाव, तापने के लिए जलाई हुई आग, बातों के झपाटे, वाद विवाद, मुट्ठी में समय, कम से कम आवश्यकता है, बूते की कामना अपने सामर्थ्य के अनुसार, बूते का काम इच्छा और परिश्रम करना, मगजमारी बात मनवाने के लिए सिर खपाना, हेकड़ी अकड़, उल्हाना शिकायत, अबूझ बिना सोचे समझे, इजारेदार ठेकेदार, कर्चा काज का टुकड़ा, अमानत धरोहर, अवतरित जन्म लेना, सुमत सद्बुद्धि, दाता कस्सी बहस, सूरज के टुकड़े बुरी किस्मत, बेहाड़ बिना हड्डी वाली, गांच वृक्षे पेड़ और वृक्ष। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसके शब्दार्थ हमारे पूरे होते हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पाठ के आधार पर रिक्त स्थान भरिए। पहला है, किसान को खाली स्थान से भरा कलश नजर आया। तो किसान को क्या नजर आया था, किससे भरा हुआ था कलश? मोहरों से। दूसरा है, खाली स्थान निकालते समय यह खाली स्थान कलश हाथ लगे है, सो खाली स्थान करो। अब क्या है इसमें है, जड़े निकालते समय यह 7 कलश हाथ लगे हैं, सो कबूल करो। तो जड़े निकालते समय यह 7 कलश हाथ लगे हैं, सो कबूल करो। तीसरा है, खाली स्थान हवा में, अभी तक खाली स्थान बातें भूली हुई है। तो कैसी हवा में? नई हवा में अभी तक पुरानी बातें भूली हुई थी। नई हवा में अभी तक पुरानी बातें। चौथा है, दोनों के हाथों में 2 लंबे थे। क्या थे? 2 भाई जब आए थे उनके हाथों में लंबे लंबे क्या थे? तड़े। पांचवा है, भगवान जाने वह खाली स्थान बुझेगी कि नहीं। तो भगवान जाने वह आग बुझेगी कि नहीं। अब देखिए, प्रश्न ग है, किसने किससे और कब कहा। पहला है, यह फिर क्या नई मुसीबत ले आया। किसने कहा था? जमींदार ने कहा था। किससे कहा? किसान से। और कब कहा? जब उसने देखा कि किसान उसके घर आया है, कुछ देने के लिए आया है। जमींदार ने कहा, किसान से कहा, और कब कहा? जब किसान उसके घर कलश लेकर आया। जब किसान
उसके घर कलश लेकर आया। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा आपको उसके, जब किसान जो है जमींदार के घर, है ना, कलश लेकर आया। अब दूसरा है, खूब चर्चा करो, मैं किसी से डरता थोड़ी हूं। किसने कहा? किसान ने कहा। किससे कहा? जमींदार से कहा। और कब कहा? जब जमींदार ने कहा कि वो इस बात की चर्चा किसी से नहीं करेगा। तो किसने कहा? किसान ने कहा। किससे कहा? जमींदार से कहा। कब कहा? जब जमींदार ने इस बारे में किसी से चर्चा न करने की बात बोली। ठीक है, जब जमींदार ने किसी से चर्चा न करने की बात बोली, तब किसान ने कहा खूब चर्चा करो। तीसरा है, पचना वचना क्या ठाकुर, वो तो पच गया। किसने कहा? किसान के बेटे ने कहा। किससे कहा? जमींदार के बेटे से। और कब कहा? जब वो उसके घर कलश लेने के लिए आया। तो किसने कहा? किसान के बेटे ने। किससे कहा? जमींदार के बेटे से। और कब कहा? जब जमींदार का बेटा किसान के बेटे से कलश लेने आया। है ना? जब जमींदार का बेटा किसान के बेटे से कलश लेने के लिए आया। अब तीसरा प्रश्न है, अब अगला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला प्रश्न है हमारा, किसान को खेत में कितने कलश मिले? 7 कलश, 4 कलश या 5 कलश? तो किसान को कितने कलश मिले थे? 7 कलश। दूसरा प्रश्न है, किसान कलश लेकर किसके पास गया? पंचों के, पड़ोसी किसान के या जमींदार के? तो किसके घर गया था? जमींदार के। तीसरा है, तीसरे दिन सूर्योदय के वक्त किसान ने क्या किया? कलश दोबारा खेत में गाड़ दिए, कलश जमींदार के घर में रख दिए, कलश पंचायत के हवाले कर दिए। तो उसने क्या किया था? कलश वापस गाड़ दिए। चौथा है, 21 जूतों की सजा किसे दी गई? पंचों को, किसान के बेटों को, गांव के जमींदारों को? तो किसे 21 जूते की सजा सुनाई थी राजा ने? पंचों को। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है हमारा पाठ पूरा होता है। इस पाठ में हमें जो बताया है कि समय के साथ साथ सब चीज बदल जाती है, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। ठीक है बच्चों, अब हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।